दे दो, मेडिकल वालों को भी दे दो। ठीक है, चलो सबसे पहले टॉपिक को लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक। आप सबने ये तो पढ़ी रखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ? अरे फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में तो पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, अब देखो मैं समझा दूं ब्रेकिंग करके। ये पहले हम ये मानते थे कि लाइट है ना, लाइट का कैसा नेचर है? वेव नेचर है ना। क्या मानते थे लाइट का कैसा नेचर है? वेव नेचर। और लाइट का अगर वेव नेचर है तो वेव में इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता वेव में? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर टी आया ना। ये पढ़ा है ना फॉर्मूला इंटेंसिटी का, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर टी। इट मींस इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है आया ना। और एक ईएम वेव किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी हुई है। दैट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर आया ना, और मैग्नेटिक फील्ड जो है समझ में आ गई? ये इलेक्ट्रिक म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सबको पता है। अब जब तुम्हें ये पता चल गया तो एक ही सोचो, अगर इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएंगे। तो अगर कोई आपके पास मेटल सरफेस है, ध्यान से समझते जाना, अगर आपके पास कोई मेटल सरफेस है तो यहाँ पे अगर आप इंसिडेंट करते हुए बोलते हैं आप इलेक्ट्रॉन हो, तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा तो इसका जो ऑसिलेशन है वो भी इंक्रीज करता जाएगा आया ना। दैट इज जो इलेक्ट्रॉन होगा मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में आएगा तो ये भी ऐसे चल करेगा ना, इसके साथ साथ में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। बात समझ में आई है? तो इसकी क्या होगी? एनर्जी बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा तो आ ही सकता है जब इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होकर बाहर आ जाए, क्योंकि ये फटाफट एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए ना वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे निकल सकता है। बस आपको क्या करना पड़ेगा?
इंटेंसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? इंटेंसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकलने लग जाएगा, चाहे कोई भी फ्रीक्वेंसी हो। दूसरी बात, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करने में टाइम तो लगेगा। तो जब आप इसके ऊपर रेडिएशन इरेडिएट करोगे तो इलेक्ट्रॉन के बाहर चला गया। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि एक तो ये ऑब्जर्वेशन हुई कि एक फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के आप एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से अगर आप कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हो ना, फिर आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाते जाओ, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाते जाओ, क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये बात समझिए। दूसरी चीज, इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर आप फ्रीक्वेंसी डालते हो तो जैसे ही आप इसको इरेडिएट करोगे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। सो देयर इज नो टाइम लैग। तो इसके बारे में फिर आइंस्टीन ने बोला यार इसका मतलब इसका कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर भी मान सकते हैं। हाँ, समझ इसका ड्यूअल नेचर है। कुछ वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ फिनोमेनन को, और कुछ फिनोमेनन को किससे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? पार्टिकल नेचर। इसका मतलब इसका कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर। क्या बात समझ में अच्छी तरह से? आज जब ये बात समझ में आ गई तो देखो इसको यूं कनेक्ट कर देंगे आपस में। इसमें एक एमिटर होगा, ये भी लॉजिक पड़ेगी इसको कनेक्ट करो। एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, उसे वर्क फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में वर्क फंक्शन किसे बोलते हैं? इसमें कई इलेक्ट्रॉन होंगे, आया ना? जिस जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने की जो एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ठीक है। अगर मान लो इस मेटल का वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आया ना? तो मेरे को ये बताओ बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी होनी चाहिए? ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तुम समझते क्या? पहले से बताओ क्या है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? किस चीज की यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल इक्वल टू डेल्टा U अपॉन Q, पढ़ा है ना? तो डेल्टा U किसके बराबर आ गया? Q इनटू V क्या आ गया? पोटेंशियल। Q क्या आ गया? चार्ज। अगर मैं कहूं कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट और चार्ज है 1 कूलम, तो बताओ इन दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी का कितना डिफरेंस है? 3 जूल। है कितना है? 3 जूल। मैंने बोला 1 कूलम। लोगों को जरूर कंफ्यूजन होता है, इसीलिए ये चीज बता रहा हूं। चार्ज है 4 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, एनर्जी कितनी है? एनर्जी डिफरेंस 8 जूल। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का और चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितनी एनर्जी है? अब इसको आप बोलोगे 1.6 10 की पावर माइनस 90। क्या बोलोगे? 1.6 10 की पावर माइनस 90। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू तो रखोगे ना कूलम के अंदर, आया ना? अब इसी चीज को आप क्या बोल सकते थे? 1 इलेक्ट्रॉन। दैट इज आपने E की वैल्यू डाल के इसको रियलाइज किया, आया ना? तो आप सीधा क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हो। जब आप इसका दिया E की वैल्यू को डाल के मल्टीप्लिकेशन करेगा तो उसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं कहूं
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना जूल हो गया? 4.8 10 की पावर -19 और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना जूल हो गया? 8 into 10 की पावर -19 जूल। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट? क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एक्वायर करेगा अगर उसको एक्सेलरेट किया जाए 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन को नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेलरेट करवा जाए कितने पोटेंशियल डिफरेंस से? 3 इलेक्ट्रॉन आया। तो इसको डायरेक्ट हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल देते हैं। ई की वैल्यू डाल दो, चार्ज की वैल्यू तो आपकी इसमें यूनिट आ जाएगी, जूल आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ? पक्का? ठीक है। अब जब ये बात समझ में आई गई है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कांसेप्ट ठीक हो गया तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक एनर्जी का पैकेट देखता हूँ जिसकी एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। अगर मैं भेजू इससे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो, और भेजू अगर मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों? काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर मैं भेजू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल, तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है। क्यों? मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन आया। लेकिन कई इंटरनल कोलिजन करने के बाद बाहर निकलेगा, तो किसी की एनर्जी हो सकता है कि बाहर निकलने के अंदर वो एनर्जी खर्च कर दे 5.5, तो बाहर निकले तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 0.5 इलेक्ट्रॉन आया ना। कोई कितनी एनर्जी को यूज कर ले 5.75, तो बाहर निकले तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0.25। तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कितनी हो सकती है? 1। और कम से कम, तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी इलेक्ट्रॉन की, कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक। क्या ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है। अब मेरे को ये बात बताओ, एक स्फीयर है, इसकी रेडियस r है। एक स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या है? r। अब मैं ये कहता हूं इसका जो वर्क फंक्शन है ना वो है 3 इलेक्ट्रॉन। क्या है? अब मैं यहां से फोटोन देखता हूं यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये बताओ जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 कैसे हो सकती है यार? 7। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जा रही है, 3 यूज अप हो गई, तो बाहर निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 7। तो इसका मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। हाँ यार, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे फोटोन आते जा रहे हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जा रहे हैं। तो क्या ये हमेशा ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते रहेंगे क्या इससे? अगर ये फोटोन वाली एनर्जी वाली स्ट्राइक करते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते रहेंगे क्या? या नहीं निकलेंगे हमेशा? हैं? मतलब इसके सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे ऐसा लगता है? तो फिर कब तक निकलेंगे? कब तक निकलेंगे? सुनो, कब तक निकलेंगे? जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इसके ऊपर चार्ज आता जाएगा, +3 +2 G +3। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जिसकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, अगर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है अगर इसको बाहर निकालते हुए सारी की सारी खर्च हो जाए तो बाहर नहीं निकल पाएगी। दैट इज इसका कितना पोटेंशियल हो जाए? 7 वोल्ट आया ना। जब इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना हो जाए? 7 वोल्ट हो जाए, फिर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला टकराएगा, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो बाउंडेड रहेगा इसके साथ, क्योंकि ये चार्ज हो गया इसलिए। ये बात समझ में आई? तो इसके क्या हो जाएगा, जैसे 7 वोल्ट आ जाएगा तो 7 वोल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? A
Q by R, तो Q कितना आ जाएगा बेटा 7R by K। आया ना बात समझ में आई? अगर मैं इसको E से डिवाइड कर दूं तो क्या चीज आ जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है आया ना तो ये हो गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया ना। तो इस स्फीयर से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन से जिसका वर्क फंक्शन 3 है ज्यादा से ज्यादा इतने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 7 वोल्ट हो जाएगा आया ना। तो और अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं आया ना क्योंकि स्फीयर के साथ वो बाउंडेड रहते हैं। क्या लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? इसीलिए आपने देखा होगा कि एज ए जो इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है आया ना इसको इसके साथ जोड़ के रखा जाता है। क्यों? यहाँ से जब आप इसमें फोटोन डालोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे अब वो इलेक्ट्रॉन इधर जाते जाएंगे तो आप देखोगे थोड़ी सी देर में अगर इसको कनेक्ट नहीं रखोगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा जैसे इसकी होने लग गया आया ना। तो आपको लगेगा अरे यार मैंने तो हायर फ्रीक्वेंसी डाल दी थी कट ऑफ से भी थ्रेशोल्ड से भी फिर भी इधर तो डिटेक्ट ही नहीं हो रहे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते आया ना। तो इसका मतलब गड़बड़ का होगी ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल लो वापस रिप्लेनिश में होनी चाहिए इसके अंदर इसलिए इसको कनेक्ट किया जाता है। अगर अब आप इसको कनेक्ट करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचे तो ये डिवाइड हो गया इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे वो वापस उनके इधर से इधर आ जाएगा और फिर इस मेटल सर्किट से फिर से निकालेंगे आपको कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ करंट मिलेगी। क्या लॉजिक समझ में आ गई? अब पता चल गया इसको जोड़ के क्या सबको ये बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में? इसको क्यों जोड़ के रखते हैं तोड़ के क्यों नहीं रखते हैं? दूसरी बात इसके अंदर आपको पता होगा कि प्रेशर बहुत कम होता है इसे बोलते हैं इवैक्यूएटेड दैट इज हम इसको वैक्यूम बनाने की कोशिश करते हैं पर वैक्यूम तो बनता है ना दैट्स इम्पॉसिबल। तो क्या होता है यहाँ पे गैस होगी बहुत ही लो प्रेशर पे क्यों रखते हैं कम ताकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाए ना वो इन मॉलिक्यूल से टकराने के बाद अपनी एनर्जी लूज ना करे हम चाहते हैं जो बाहर निकले वहां तक पहुंचे। क्या बात समझे? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल रह जाएंगे जिसके साथ इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और अपनी एनर्जी लूज कर जाएंगे तो हो सकता है यहाँ तक ना पहुंचे। क्या बात समझ में आती है? पक्का? ठीक है। तो सबसे पहले एक फोटोन की जो एनर्जी होती है एक फोटोन की एनर्जी होती है कितनी होती है He2 एक फोटोन की एनर्जी होती है बात समझ में आई? तो अगर n फोटोन चाहिए तो कितनी एनर्जी आ रही होगी n into He2। जनरली क्या करते हैं हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं जितने फोटोन्स आके टकरा रहे हैं और n का मतलब क्या होता है स्मॉल n का क्या मतलब होता है जो नंबर ऑफ फोटोन्स टकरा रहे हैं पर यूनिट टाइम है बात समझ में आई? तो ये चीज क्या आ जाएगी n into H2 ये क्या आ जाएगी फोटोन इंटेंसिटी क्या आ जाएगी फोटोन इंटेंसिटी क्या होगी नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम क्या होगी फोटोन इंटेंसिटी बोलो बोलो बिल्कुल। अब सुनो ये एक मेटल सरफेस है वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन ठीक है फोटोन है फोटोन की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कब तक निकलेंगे इसमें से जब तक इसका पोटेंशियल कितना हो जाए 2 अब 2 वोल्ट तो निकाल ही सकते हो उसके लिए आपको फॉर्मूला रहना चाहिए इस पे चार्ज कितना होना चाहिए और फिर उसको E से डिवाइड कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेंगे। क्या बात समझ आ गई सबको? सबको समझ आ गई बात अच्छी तरह से? ठीक है। अब एक चीज बताओ ये तो फॉर्मूला ही हो गया वर्क फंक्शन 5 है जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए लेकिन उसकी जस्ट काइनेटिक एनर्जी 0 तो वर्क फंक्शन किसके बराबर हो गया He2 तो म्यू किसके बराबर हो गया 5/h तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं अभी तो बोल रहे थे तुम क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या नाम समझ में आया? अच्छी तरह। अब ये बताओ, अगर मेरे को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए क्या लिखना पड़ेगा? पाई किसके बराबर आएगा? तो लैम्डा किसके बराबर आएगा? क्या बात समझ में आई? अच्छी तरह से पक्का? चलो, एनर्जी का फार्मूला कभी लिखते हैं ना, H into U, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Hc by lambda। तो जनरली आपको क्वेश्चंस में Hc by lambda लैम्डा दी हुआ होता है, तो Hc की वैल्यू कितनी होती है बस ये याद रखना, 12400। वैसे तो 12375 होती है, 12375 पर ये चलेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और नीचे लैम्डा भी किसमें आएगा? एंगस्ट्रॉम। अगर आपको नैनोमीटर में भी दे रखा हो, हाँ है ना, क्या दे रखा हो? नैनोमीटर, तो भी आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे? एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे, सीधा डिवाइड करोगे, एनर्जी किसमें आ जाएगी? एनर्जी किसमें आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? तो इसको याद रखना है। क्या समझ में आया? जो समझ में आया वो लिख दो। वैसे तो मैं लिखा हुआ सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख लो जितना समझ में आए, ताकि मेमोरी में रिटेट रहेगा, एक बार लिखोगे तो याद रहेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, शीट भी डिस्कस करेंगे अगर तुम कर दोगे। तो इस केस में ना तो टाइम लैग होगा, क्यों? जैसे आप पत्थर फेंकते हो ऊपर, आम का पेड़ है, जैसे ही पत्थर आम के टकराएगा, आम टूट के आ जाएगा नहीं? या फिर ऐसे करके पत्थर जाता है, थोड़ी सी एनर्जी देता है, कोई एब्जॉर्ब करता है, फिर एक और पत्थर देता है, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब, फिर ऐसे गिरता है? ऐसे तो नहीं गिरता, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसीलिए पैकेट्स की फॉर्म में अगर एनर्जी आ रही है इसके पास, तो इंस्टेंटेनियस बात है ना। आम को तोड़ने के लिए सीधी आपका पत्थर पहुंचा रहा है, वहां पे टकराते टाइम 3 जूल कभी टूटेगा? कितनी एनर्जी चाहिए? कम से कम 20, 21 होगी तो भी टूट जाएगा, हाँ या ना? 40 होगी तो भी टूट जाएगा, और कुछ और स्पीड से ही आएगा आम नीचे, हाँ या ना? समझ गए मेरी बात क्या है? तो दोनों चीजें एक्सप्लेन हो गई पार्टिकल नेचर से, ठीक है, जो हम इसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे और वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है।
खाने आ गया बस चलो एक ही बताओ वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एक फोटोन की एनर्जी है वो है 7 इलेक्ट्रॉन क्या है अभी इसमें करंट डिटेक्ट हो गया बिल्कुल क्यों इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले तो उसकी एनर्जी कितनी होगी 0 से लेके 3 के बीच में हाँ कुछ तो पहुंच ही जाएंगे यहाँ पे बात समझ में आई है कुछ तो पहुंच ही जाएंगे जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन में मतलब जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन निकले सारी एनर्जी के साथ ऐसा नहीं होता कि काफी इलेक्ट्रॉन निकले काफी निकलेंगे एक ही थोड़ी निकलेगा कई होंगे जो 5 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाउंडेड होंगे इसके साथ उन सारे के सारे अब देखो तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वही अटैक करेंगे या पॉजिटिव चार्ज है ये जरा लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एनर्जी जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी किसी की 1.5 होगी किसी की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी किसी की 3 होगी हाँ है ना किसी की 0.5 होगी तो सारे के सारे यहाँ से नहीं पहुंच सकते क्योंकि बीच में टकरा के एनर्जी लूज कर जाएगा हाँ है ना ये लॉजिक समझ में आ रहा है तो अगर हम यहाँ पे एक बैटरी लगा दें तब ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे सेटअप हो जाएगी बैटरी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन किधर आएगा इधर आएंगे तो पहुंचने लग जाएंगे सारे के सारे नहीं पहुंचेंगे पर कुछ पहुंचने लग जाएंगे आया ना क्योंकि थोड़ा पकड़ पकड़ के खींचने लगेगा अगर मैं इस बैटरी की वोल्टेज और बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा और भी पहुंचने लग जाएगा तो हो सकता है कि कम बैटरी की वोल्टेज लगाई तो हो सकता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले पहुंच पा रहे इससे ज्यादा वाले नहीं पहुंच रहे पर जो 1 है 1.25 और 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं पहुंच पा रहे तो इस बैटरी को और स्ट्रांग कर दोगे तो वो भी जाने लगते हैं ऐसे इस बैटरी को अगर तुम और स्ट्रांग कर दोगे तो जो भी बाहर निकल सारे के सारे पहुंचने लग जाएंगे तो इसका मतलब जो बैटरी की वोल्टेज है मैं अगर इसको बढ़ाता जाऊं तो जो करंट है करंट इंक्रीज करता जाएगा आया लेकिन एक बार जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वो सारे के सारे यहाँ पहुंचने लगते हैं उसके बाद में आप और वोल्टेज बढ़ाओगे फर्क पड़ेगा क्यों अरे भाई जितने बाहर निकले सारे पहुंच गए और कहां से आए ना और वोल्टेज बैटरी से बढ़ाते जाओ वोल्टेज इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट क्या बोलते हैं सैचुरेशन करंट तो सैचुरेशन करंट क्या है या बैटरी की कितनी भी वोल्टेज बढ़ा लो एक वोल्टेज के बाद में जो करंट है वो चेंज नहीं होता है अप्लाइड वोल्टेज के बाद आया ना उस करंट को क्या बोलते हैं सैचुरेशन करंट मान लो ऐसे इसके ऊपर आ रहे थे 100 फोटोन आ रहे थे तो 100 में से मान लो 80 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचने लगे सैचुरेशन टाइम है ना अगर मान लो मैं 200 भेजने लग जाऊं तो कितने इलेक्ट्रॉन जाने लग जाएंगे 160 तो सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा अरे भाई ऑब्वियस सी बात है एक पेड़ लगा हुआ है 5 जने पत्थर फेंकेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 ही आम नीचे गिर सकते हैं 11 आम तो नहीं गिर सकते बात समझ में आई लेकिन अगर मान लो 10 जने पत्थर फेंकेंगे तो 7-8 आम आ सकते हैं सबका निशाना बढ़िया है आया ना और 15 जने पत्थर फेंकेंगे तो 10-12 निकल सकते हैं किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही ज्यादा होता है तो ऐसे मत मानना कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए उसके अंदर कितने पत्थर फेंक दिए या इतने पत्थर फेंक दिए जितने आम ही नहीं है इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है
ऐसे सोच सकते हो पेड़ भी इतने आम है जितनी दुनिया में लोग नहीं है। अब आई बात समझ, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाएंगे। आई बात समझ। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ इस मतलब इसकी यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल कर दोगे तो सैचुरेशन करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हाँ या ना? तो अगर आप इंसिडेंट फोटॉन्स इंटेंसिटी डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, करंट भी क्या हो जाएगा, सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हाँ या ना? तो ये वाला करंट भी ज्यादा ही होगा, सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आया? इंटेंसिटी हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैचुरेशन करंट भी हाफ हो जाएगा। इट मींस सैचुरेशन करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड करता है। ऐसे मान लो 100 इलेक्ट्रॉन 100 फोटोन आ रहे थे, पहले 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आने लगे, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आने लगे, क्या सैचुरेशन करंट में कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हाँ या ना? मान लो आप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन भेजने लगे, 100 ही आ रहे थे, 100 ही टकरा रहे थे, तो भी सैचुरेशन करंट का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहां से देख के पता चलता है कि जो सैचुरेशन करंट है क्या वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता। किस पे डिपेंड कर रहा है, अरे जोर से बोलो यार, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। सैचुरेशन करंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता, देख लो ये बात। saturation current does not depend on the frequency of incident light, but depends only on intensity of number of photons striking, the metal surface. बात समझ में आ गई? आप सुनो आगे की बात। ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो फोटोन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे मैक्सिमम एनर्जी क्या मिलेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इस बैटरी नहीं लगाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे पहुंच सकता है परफेक्ट वैक्यूम में। अगर मैं बैटरी उल्टी लगा दूं तो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसको फोर्स नहीं करती होगा, जैसे आप ग्रेविटी के पत्थर को ऊपर फेंकते हो, है ना? तो अगर ये जो वोल्टेज है ये आ गए 1 वोल्ट, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। कितनी एनर्जी लॉस होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे किस स्पीड से टकराएगा, कितनी एनर्जी से टकराएगा, 2 वोल्ट कर दो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से टकराएगा, और 3 कर दो तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ तक पहुंचेगा और फिर से घूम जाएगा, जैसे पत्थर ऊपर जाएगा और आया। इस टाइम पे इसके अंदर रीडिंग क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या रीडिंग आएगी, क्या लॉजिक समझ में आया, क्या रीडिंग आएगी इसकी, जीरो आएगी। तो 3 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे जो फोटो निकलेंगे एनर्जी उसकी 0 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगी काइनेटिक एनर्जी। जब 3 वाला ही नहीं पहुंच रहा तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पहुंच पा रहा है, 1.5 वाला, तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, अरे पढ़ा है क्या बोलते हैं,
कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। हाँ यार, इसको कैथोड बोलोगे, इस टाइप एनोड बोलोगे। क्या बोलोगे इसको? एनोड बोलोगे। और इसको क्या बोलोगे? कैथोड किसको बोलते हैं? और एनोड किसको बोलते हैं? बिल्कुल गलत है इसको, इस कॉन्टेक्स्ट में। सुनो, कैथोड किसको बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है, उसको हमेशा कैथोड बोलते हैं, फोटो। तो ये क्या है और ये क्या है? तो उस हिसाब से ये रिवर्स वोल्टेज है। हाँ, उस हिसाब से क्या है? रिवर्स वोल्टेज है। तो इसको अभी भी क्या बोलोगे आप? कैथोड। कैथोड किसको बोलते हैं? जिस पे लाइट। हाँ, ये लॉजिक आ गया सब पक्का? ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर मान लो इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोटोन एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? 8 वोल्ट। बड़ा सिंपल काम है। आया ना? कितना होगा? अगर मैं कहता हूं किसी चीज का स्टॉपिंग पोटेंशियल है 4 वोल्ट, आया ना, और वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बता सकते हो? क्या क्या? इसको E से मल्टीप्लाई कर दो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये बाहर निकलने की एनर्जी तो 700 होगी ना, आया ना? तो डायरेक्ट रिलेशन है, इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आया ना? जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी 12 इलेक्ट्रॉन, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा? अरे यार कितनी सिंपल बात है, कितना होगा? 8 कैसे होगा यार? 12 वोल्ट होगा। आया ना? कि कितना होगा? 12 वोल्ट होगा। भाई जो भी एनर्जी से बाहर निकले उसको यहाँ पे जाते जाते रोकना है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चाहिए तो ये वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? 3 वोल्ट, ताकि सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाए? कंज्यूम हो जाए पोटेंशियल एनर्जी में, और फिर से वापस इधर आए वो आगे से इधर तक आएगा। आया ना वापस? ये लॉजिक समझ में आया? पक्का? तो एवा बताओ, क्या ये फॉर्मूला सही है? क्या ये फॉर्मूला सही है गलत है? अरे भाई सिंपल है ये, गलत है। आया ना? ये सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। हर फोटोन जो बाहर निकलेगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी 0 से लेकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आया ना? ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ सकते हैं, आपको भी पता है ना? 4 ऑप्शन आ गए, आप इसको सही करके आओगे जब ये है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब एक चीज और, तुम्हें ये पता है h into mu equal to 5 होता है, तो म्यू किसके बराबर हो गया? 5 by h हो गया। इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जरा बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल यू डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? तुम्हें बताओगे कैसे डिफाइन करोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को? तुम इतने शांत क्यों हो गए? बोलते क्या नहीं है? तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल वैसा हो गया जैसा तुम पहले दिन फिनिश में हो गया ना? शुरुआत में पहले ऐसी थी करते थे, फिर थोड़ी देर बाद इतना बोलते थे कि बोलते बोलते भाई बोलो क्या डेफिनेशन होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की? वो फ्रीक्वेंसी जो जस्ट रिक्वायर्ड होती है, लो रेशियो हमने इसका लिखा। भाई इंग्लिश में बोला है, तू हिंदी में भी सही नहीं बता रहा। इंग्लिश में बोल क्या बोलेगा डेफिनेशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? हां लगा टाइप। ना भाई तुम बोलो।
मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम वो वाला फ्रीक्वेंसी ये बहुत तगड़ी फाइट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन एक गलत होती है। थ्रेशोल्ड hc by लैम्डा पाई, लैम्डा किसके बराबर आ गया? hc by पाई। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? क्या डिफरेंस है? वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा है कम से कम? लड़ाई ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा वेवलेंथ पे डालोगे ना तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके ऊपर जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, है ना? ये लॉजिक समझ आ गया? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? दैट मैक्सिमम वेवलेंथ which can just move most quickly bound electron from the metal surface is known as threshold frequency. और threshold frequency क्या होती है? तो मिनिमम, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? अब डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बिल्कुल भी गलत मत कर देना। लोग जैसे ही पेपर में बैठते हैं गलत कर देते हैं, लिखने पे आते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है यार, मैक्सिमम लिखो या मिनिमम लिखो। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की भी डेफिनेशन लिख लो और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी लिख लो, और इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। स्कूल शुरू हो गया तुम्हारी ऑफलाइन? किसी की भी नहीं हुई? कोई नहीं जा रहा है? शुरू तो हो गई होगी, बस तुम जा रहे नहीं होगे। शुरू ही नहीं की तो बोल रहे थे ना 2 तारीख से। अच्छा 30 तारीख से बोल सही है। तो तुम्हारे भी मजे हो गए। नाटक तो तुम्हें को वो पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई नहीं हुई, और मन से था कि चलो यार मुझे आराम है ना। एक दिन की छुट्टी मिल जाए तो इतनी खुश होते हैं यहाँ पे। 7-8 महीने की और क्या चाहिए? हमारी तो एकदम बल्ले बल्ले है। बेटा ना बेटा अब सुनो, ये ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, है ना? ये इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्स एक्सिस। ये वो पॉइंट है जहाँ पे गाइडिंग एनर्जी 0 हो। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है। इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? यार y = mx + c देखो यार, है ना? पता नहीं इक्वेशन y = mx + c, c का इंटरसेप्ट होता है। हां तो बताओ क्या आएगा? ये तो इंटरसेप्ट आ गया। स्लोप किसके बराबर है? स्लोप किसके बराबर है? h के बराबर है, प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। बात समझ में? h किसके बराबर है? प्लैंक्स कांस्टेंट, है। तो स्लोप किसके बराबर आ गया? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है। किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? मेटल 2 का वर्क फंक्शन ज्यादा है। किसका प्लैंक्स कांस्टेंट ज्यादा है?
भाई प्लैंक कांस्टेंट मेटल पे डिपेंड नहीं करता। आया बात समझ में आई? ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। बात समझ में आई है? ऐसा नहीं है कि इस मेटल का अलग प्लैंक कांस्टेंट है, इसका अलग और उसका अलग। ठीक है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी पता चल जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जिस फंक्शन ज्यादा हो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस फॉर्मूला में ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज क्या है? Vs क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है Vs? तो Vs किसके बराबर आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो कैसे बनेगा? सेम ऐसा ही बनेगा। इंटरसेप्ट क्या बताएगा? और स्लोप क्या बताएगा? स्लोप रिप्रेजेंट करेगा x by g। ये पॉइंट के रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करेगा? बात समझ में आ गई? पक्का? समझ में आ गया अच्छी तरह से? अब मैं कोई बात बताऊं, इधर समझ में आएगा? इस ग्राफ में से कौन सा ग्राफ पार्ट है जो रियलिस्टिक नहीं है, जिसको आप रियल में एक्सपेरिमेंट से प्लॉट नहीं कर सकते? तो इक्वेशन से क्या है, एक्सपेरिमेंट करोगे तो कौन सा पार्ट है जो रियल में नहीं बना पाओगे? बिल्कुल ये वाला नहीं बना पाओगे। क्यों क्यों नहीं बना पाओगे भाई? काइनेटिक एनर्जी तो किसी की नेगेटिव होती है। आया बात समझ में? ग्राफ लाइन तो बना ही सकते हो, इक्वेशन के बना सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए ये चीज नहीं होगी। ये बात समझ में सबको आगे? ठीक है। अब रही बात इसके लिए, इसमें भी ये वाला पार्ट क्या है? नॉट रियलिस्टिक है। अब एक चीज इस ग्राफ पे वापस आता है। देखो, जब आप कोई वोल्टेज नहीं लगाओगे तो भी कुछ ना कुछ करंट होगा। हाँ या ना? कुछ नेगेटिव वोल्टेज करोगे, जैसे इसका नेगेटिव वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 वोल्ट करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले पे आप पहुंच ही नहीं होंगे, तब कुछ कमी पहुंच रहे हैं ना इधर पहले से, तो करंट क्या हो गया आपको? कम। तो करंट कुछ कम आया। तो जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ेगी यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये अप्लाइड वोल्टेज है। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ना वो ऐसा है। ये बताओ क्या ग्रीन वाला और ब्लैक वाला ग्राफ है ना, दोनों सेम ही मेटल के लिए बनाए क्या या अलग अलग के लिए बनाए? सेम के लिए बनाए। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। इसमें क्या अंतर है? रेड और ब्लैक में क्या डिफरेंस है? किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? किसके लिए फोटोन इंटेंसिटी ज्यादा है? रेड के लिए ज्यादा है या ब्लैक के लिए ज्यादा है? ब्लैक के लिए ज्यादा है। तो फोटोन की इंटेंसिटी तो किसके लिए ज्यादा है? ब्लैक के लिए ज्यादा है। और अगर मैं ये कहता हूं मैं फ्रीक्वेंसी सेम रखा हूं हर केस में, तो ये जो नया मेटल है उसका फंक्शन ज्यादा है कम है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। आया ना?
बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से समझने वाली बात, आप ये लिख रहे हो ना, देखो ये वैल्यू ज्यादा कब आई, उल्टा हो जाएगा, ये वैल्यू ज्यादा कब आई अगर ये वैल्यू फिक्स है, जब ये वैल्यू क्या होगी, कम आए ना। तो इस रेड वाले के लिए आपका वर्क फंक्शन क्या है, कम, क्योंकि वर्क फंक्शन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी में से ई को गायब कर दो तो क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये लॉजिक समझ में आया? तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, तो जिस स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है फॉर ए गिवन फिक्स्ड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, हाँ या ना, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसका ज्यादा, इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन क्या है, कम। लॉजिक समझ में आया? पक्का? क्या ऐसे ग्राफ होंगे तो बना लो। एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है, किताब में लिखी भी नहीं, अब मैं तुम्हें वो बता दूं। वो बात ये है, यहाँ पे जो लाइट आई है ना उसकी इंटेंसिटी मैं मान लेता हूँ 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी यूनिट है, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ जूल पर सेकंड करके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइप 500 नहीं आएगा और कुछ आ जाएगा, तो मैं मान लेता हूँ, मान लो 100 निकला था, कुछ भी आ गया तो मैं मान लेता हूँ 100, अब कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मेरे को ये बात बताओ, यहाँ पे जो फोटोन आ रहे हैं ना, हर एक फोटोन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मतलब कितने फोटोन टकरा रहे होंगे इससे, अरे भाई कितने फोटोन टकरा रहे होंगे, इंटेंसिटी ये है, एक फोटोन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो फोटोन कितने फोटोन टकरा रहे होंगे इससे, एक मिनट फालतू चीज सारे कंफ्यूजन, एक मिनट अब सुनो, इंटेंसिटी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड मीटर स्क्वायर, अब ठीक है। अब मैं कहता हूँ एक फोटोन है, एक फोटोन ये है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हर एक सेकंड में कितने फोटोन टकरा रहे हैं उससे, 50 आया ना, तो 50 टकरा रहे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने निकल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 से ज्यादा तो नहीं निकल सकते, तो करंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा सैचुरेशन करंट 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग आया ना। ये बताओ अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं तो सैचुरेशन करंट में कोई फर्क पड़ता है क्या, दिखाया था मैंने किताब में भी वही लिखा हुआ, पड़ जाएगा कोई फर्क, पड़ता है कोई फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मान लो मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देता हूँ, एक फोटोन की एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो जब मैं इसकी एनर्जी होगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मतलब कितने फोटॉन्स इसके टकरा रहे होंगे, इंटेंसिटी तो सेम ही रखी है मैंने, तो कितने फोटॉन्स टकरा रहे होंगे, वैसे 25 भी टकराएंगे, वैसे ही होंगे, अरे अभी बता रहा हूँ ना, तो प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो क्या है, तो 25 टकराएंगे तो क्या 50 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है बाहर, तो सैचुरेशन करंट 50 इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकता है, नहीं हो सकता ना, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं तो इस हिसाब से तो इंटेंसिटी फिक्स रखने पे फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे करंट चेंज हो रहा है, किताब में कहीं पे भी ये नहीं बताया, ये इंटेंसिटी दूसरी है और वो जो इंटेंसिटी मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी दूसरी, अंतर क्या है, जो भी आप फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हो जहाँ पे भी इंटेंसिटी पढ़ रहे हो ना, अगर ये यूनिट नहीं दे रखी है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकंड, इसका मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 50 टकरा रही है तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टकरा रही होगी पर यूनिट टाइम, आया ना,
तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टकराएंगे तो कितनी एनर्जी टकरानी होगी? 50 इलेक्ट्रॉन, हाँ 200 200 आया ना। इट मींस जो एनर्जी स्ट्राइक कर रही है पर यूनिट टाइम, हम उस इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, हम कौन सी बात कर रहे हैं? जो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक करता है पर यूनिट टाइम, आप उसके लिए बोल रहे हो। जो स्टेटमेंट लिखाया है ना मैंने, वो देखो मैंने ब्रैकेट में या जो भी लिखा है मैंने लिखा है नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक, एनर्जी की बात नहीं की कि आप कहीं इंटेंसिटी ये समझ बैठो कि एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम देख रहे हो कि कितनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आया ना? नहीं है मेरे पास क्या बात नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितने भी आपके ग्राफ बने हुए ना इंटेंसिटी वर्सेस के, वहां पे हर जगह इंटेंसिटी किस चीज की है? नंबर ऑफ फोटो। तो वो कह रहा है कि आप फोटोन की एनर्जी डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 5 टाइम्स कर दो, लेकिन अगर इसमें 50 टकरा रहे हैं तो 50 ही टकराते हैं। आया ना? उसको वो इंटेंसिटी बोल रहा है। अगर 50 टकरा रहे हैं बाद में भी 50 टकरा है तो रेजोनेंस करंट सेम रहेगा, भले ही आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहो। क्या तुम्हें समझ में आया? क्या से समझ नहीं आया तो मैं यार दो चीजें होगी, ऐसे मान दो एकदम सिंपल बता दो, तूने है ना 1 केजी के आटे के पैकेट बनाए, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ से लेके जा रहा है और तो घर 100 पैकेट लेके जा सकता है। तो अगर 1 केजी का पैकेट लेके जाए तो कितने लेके चला जाए? एक दिन में कितना किलो ले जाएगा सब जाएगा? और अगर 2-2 केजी के पैकेट बनाएगा तो कितने ले जाएगा? 100 किलो कैसे ले जाएगा? जब तो 100 पैकेट ले जा सकता है तो 200 किलो भी ले जाएगा। अच्छा है ना? लेकिन पैकेट तो 100 ही लेके जा सकता है। तो अब तेरे घर वाले बोले कि यार कितना आटा ला रहा है, तब तो तू ये बोलेगा भैया 200 केजी ले आया, कल 100 केजी ले आया। और तेरे से कल पूछा कि कितने पैकेट लाया, बोला 100, आज भी कितने पैकेट लाया? 100। हाँ है ना? तो यहाँ पे जो 100 है ना, दैट इज फोटोन इंटेंसिटी, कितने फोटॉन टकरा रहे पर यूनिट। हाँ है ना? हमें इससे मतलब नहीं है कि कितनी एनर्जी टकरा रही है पर यूनिट, दैट इज हम आटे से कोई मतलब नहीं है कि कितना आटा पहुंचा करते हैं, हम सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड है कि कितने पैकेट है। तो 5-5 केजी के बंडल बना के ले जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ले जा सकता 100 ही। आई बात? तो यहाँ जो भी इंटेंसिटी जब भी बोलेगा, इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट। और क्या नहीं होगा? तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स टकरा रहे हैं, तो वो तो तुम्हें निकालना सीख ही गए। अगर मैं कह दूं इतने वॉट की एनर्जी पर मीटर स्क्वायर, इतनी इंटेंसिटी एनर्जी स्ट्राइक कर रही है, तो तुम आराम से बता सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम स्ट्राइक कर रही है। बता सकते हो कैसे? हाँ तो बस ऐसे करके बात करता हूँ। आया क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में? लगभग हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है और बस ये इतना ही। फिर कांस्टेंट जो इंटेंसिटी वो कौन सी है? नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं पर यूनिट, जो मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट के अंदर कि इंटेंसिटी के ऊपर ही करंट डिपेंड फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता। तो इंटेंसिटी बोलेगा मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम स्ट्राइक कर रहे हो। क्या लॉजिक समझ में आता है? ऐसे तरह से चलो भैया आज की बात सुनो सर, आगे कुछ क्वेश्चन की एनसीईआरटी में तो कल बोला था एनसीईआरटी है, कल बोला था ना मैंने एनसीईआरटी साथ में रखनी है, निकाला एनसीईआरटी। देखो आज तुम्हें घर पे जाके ये जो चैप्टर है ड्यूअल नेचर, मैंने तुम्हें समझा दिया सारा है ना? इसमें थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल बातें है वो पढ़नी है। ये जो चैप्टर 11 है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, आया ना? इसकी तुम्हें रीडिंग लगानी है कहाँ तक? यहाँ तक लगानी है।
वेव नेचर ऑफ मैटर दैट इज डी ब्रॉय वेव है, हाँ या ना? उससे पहले की सारी इसी की थ्योरी है। कई बार ना थ्योरी में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? थोड़े साइंटिस्ट के नाम, थोड़े बहुत मेटल्स का वर्क करने से ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। एनसीईआरटी तो फिर क्यों नहीं, लेकिन लॉजिक जो होगा ना वो ये होगा, और जो मैंने लॉजिक बता दिया ना, एडवांस का हो क्वेश्चन या मेंस का हो, इससे सारे के सारे क्रैक हो जाएंगे। अभी हम करेंगे थोड़ी सी देर में। तो अब आपको क्या करना है, रीडिंग लगाना शुरू करना है। जैसे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, हेलमहोल्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, ये सारी रीडिंग लगानी है। किस किस डेस्क पे एक भी किताब नहीं है, किस किस डेस्क पे दो है, तेरे पास भी दो हो गई। कितने डेस्कों पे दो है, हाथों पर? 1 2 3 4। और कितने डेस्कों पे नहीं है? नहीं है भाई, तुम तो बोले दो है। तो अच्छा, किस किस डेस्क पे नहीं है? 1 2 3 4 5, 5 में नहीं है, 4 में है ना? शेयरिंग करो और क्या, और किसके पास है? कर दो वापस, जिसके पास नहीं है। आगे आगे ऐसे, और रेडी लगाना शुरू करो, खटा